हेलो एवरीवन। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एक क्वेश्चन है, IIT JEE एडवांस 2008 का पूछा हुआ क्वेश्चन है और रोटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके लिए रोटेशन की थोड़ी बहुत जानकारी ज़रूरी है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे करके क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा। इस तरह के और भी क्वेश्चंस आगे आएंगे। अभी क्वेश्चन की बात नहीं करते हैं, अभी कुछ जनरल बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो जनरली उसको यूलर फॉर्म में ZE⁻I थीटा लिखा जाता है और आर्गेंड प्लेन पर इसको रिप्रेजेंट सिंपली जो किया जाता है, z को रिप्रेजेंट करने का जो प्रोसेस है कि z एक ऐसा पॉइंट है जिसकी ओरिजिन से डिस्टेंस r है। यहाँ पे r आपको पता होगा मॉड z को डिनोट कर रहा है और थीटा यहाँ पर आर्गुमेंट ऑफ z को डिनोट कर रहा है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर अगर z है तो ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस r होगी और ये जो एंगल यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन में बन रहा है ये एंगल थीटा होगा। बाकी इसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू r और विद रिस्पेक्ट टू थीटा चेंज होती रहती है। मैं उस पर बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक रोटेशन का ये सिंपल क्वेश्चन है। हम यहाँ जो बात करने जा रहे हैं वो इस मुद्दे पर बात होगी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z अगर है और इस कॉम्प्लेक्स नंबर z में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें किसी भी पॉजिटिव नंबर से, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z में अगर किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब z अगर अपने पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर RE⁻I थीटा है और इसमें अगर हम किसी पॉजिटिव नंबर k से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये k का मल्टीप्लिकेशन इसके मैग्नीट्यूड यानी मॉडुलस r में होगा E⁻I थीटा। इस तरह से इसको लिखा जाएगा। ये एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर प्रोड्यूस करेगा, इसको हम z डैश से डिनोट करते हैं। और इसकी पोजीशन की अगर बात करें तो क्या होगा, तो अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z पहले यहाँ पर था, ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस r थी, हमने अगर इसमें k से मल्टीप्लाई कर दिया तो अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा k टाइम या तो स्ट्रेच हो जाएगा या तो k टाइम श्रिंक हो जाएगा। स्ट्रेच और श्रिंक का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर k की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो ये इस पॉइंट से k टाइम्स आगे बढ़ जाएगा और अगर k की वैल्यू 1 से छोटी होती है पॉजिटिव में तो ये श्रिंक कर जाएगा, कंप्रेस कर जाएगा। जैसे अगर सपोज कर लो ये ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर में ये z को अगर डिनोट यहाँ पर किया जा रहा है और किसी ने बोला कि बताओ 2z कहाँ पर होगा, तो z में 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो ये डिस्टेंस जो z है इतना ही ये आगे और बढ़ जाएगा और यहाँ पर जा कर के हमको 2z मिल जाएगा। ठीक है। हाफ z की अगर बात की जाए तो हाफ z के लिए ये z यहाँ पर है, हाफ z में ये इधर आ जाएगा और यहाँ पर आकर के ये 1/2z हो जाएगा। ठीक है, यानी इस साइड ये आ जाएगा और इस साइड आकर के ये बन जाएगा 1/2z। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में किसी अगर पॉजिटिव रियल नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड पर केवल फ़र्क पड़ता है, यानी वो उसी सेम डायरेक्शन में वेक्टर की तरह सेम डायरेक्शन में अपने पुरानी पोजीशन से या तो मैग्नीट्यूड उसका बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा k टाइम्स। जहाँ पर k अगर 1 से बड़ी क्वांटिटी है तो ये स्ट्रेच हो जाएगा k टाइम्स और k अगर 1 से छोटी क्वांटिटी है तो ये कंप्रेस हो जाएगा k टाइम्स। ये बात समझ में आ गई होगी। दूसरा एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर यह है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में हम मल्टीप्लाई कर दें e⁻I से, ठीक है,
जैसे पिछली बार हमने क्या मल्टीप्लाई किया था, एक पॉजिटिव रियल नंबर से जिसको हमने के से डिनोट किया था, और इस बार हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं ई टू दी पावर आयोटा अल्फ़ा से। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर ई टू दी पावर आयोटा अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअल में है क्या, आर ई टू दी पावर आई थीटा, और उसमें ई टू दी पावर आई अल्फ़ा से तुमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्वेश्चन हो गया आर ई टू दी पावर आयोटा थीटा प्लस अल्फ़ा। हमको ये पता है कि ये थीटा या अल्फ़ा होता क्या है, अभी हमने ऊपर बताया कि यहाँ पर ये जो थीटा है, ये थीटा एक्चुअल में ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर पे जो लाइन जा रही है ना, इसका ये वाला एंगल है। यहाँ पर एंगल हो गया थीटा प्लस अल्फ़ा। थीटा प्लस अल्फ़ा एंगल हो जाने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर पहले इस पोजीशन पर था जेड, जो कि यहाँ से थीटा का एंगल बनाते हुए जा रहा था, तो अब हमने अगर जेड में ई टू दी पावर आयोटा अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया तो ये वाली हमारी लाइन अल्फ़ा डिग्री और रोटेट कर जाएगी, और अल्फ़ा डिग्री रोटेट करने के बाद से उसकी जो नई पोजीशन होगी, अगर हम इसको यहाँ पर जेड डैश से डिनोट कर दें तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा जेड डैश। इस सिचुएशन में मैग्नीट्यूड पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसकी लेंथ यानी ओरिजिन से इसकी दूरी और इसकी दूरी बराबर होगी, लेकिन ये जो एंगल होगा यहाँ पर अल्फ़ा से जो मल्टीप्लाई किया ई टू दी पावर आयोटा अल्फ़ा से, तो उतना टाइम ये रोटेट कर गया, यानी ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड डैश हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया जेड ई टू दी पावर आयोटा अल्फ़ा। ठीक है, यानी कुल मिलाजुला करके इस पूरे पेज में ये बताने की कोशिश की गई है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर किसी पॉजिटिव रियल नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर सेम डायरेक्शन में या तो कंप्रेस हो जाता है या तो स्ट्रेच हो जाता है, जो डिपेंड करता है कि के 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। अगर हम उसी जेड में ई टू दी पावर आयोटा अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दें तो वो अल्फ़ा पर डिपेंड करेगा कि अल्फ़ा एंगल कितना है, वो क्लॉक एंटी क्लॉक दोनों डायरेक्शन में जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ पर हमने अल्फ़ा को अगर एक पॉजिटिव एंगल लिया है, तो अगर थीटा डिग्री रोटेट पर हमको जेड मिल रहा है, जेड अगर हमारा ऑलरेडी ई टू दी पावर आयोटा अल्फ़ा के फॉर्म में है, तो ये जेड की पुरानी पोजीशन हो गई, और जब हमने जेड में ई टू दी पावर आयोटा अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा टाइम अल्फ़ा टाइम ये रोटेट कर गया, यानी अब ये जो एंगल है ये पूरा एंगल हो गया थीटा प्लस अल्फ़ा। ठीक है, यानी कि रोटेशन जो हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, ई टू दी पावर आयोटा अल्फ़ा टाइप का कुछ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, और कंप्रेस या स्ट्रेच हो रहा है तो कॉम्प्लेक्स नंबर में एक रियल नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ये बात समझ में आ गई होगी। मुद्दा हमारा यहाँ पर ये पढ़ाने का नहीं था, हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमने थोड़ी थियरी इस पे बता दी आपको, ताकि क्वेश्चन आप पकड़ सकें, और इस तरह के और भी आगे क्वेश्चंस हम लोग करते रहेंगे, रोटेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते भी हैं इस पर। तो इस क्वेश्चन को पहले देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि एक पार्टिकल P है जो स्टार्ट करता है फ्रॉम द पॉइंट जेड नॉट 1 + 2 आयोटा। ध्यान से क्वेश्चन को समझना है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, P पॉइंट से स्टार्ट करता है ये, और वो पॉइंट का पोजीशन दिया है 1 + 2 आयोटा। 1 + 2 आयोटा का मतलब हो गया कि पॉइंट की जो पोजीशन है वो 1 और 2 है। ठीक है, अब आगे बोल रहा है कि इट मूव्स हॉरिजॉन्टली अवे फ्रॉम ओरिजिन बाय 5 यूनिट। अब ये यहाँ से 5 यूनिट मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ से 5 यूनिट हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, हमने इसको 5 यूनिट सपोज कर लिया। अगर ये 5 यूनिट मूव कर गया हॉरिजॉन्टली तो इसकी पोजीशन अब हो गई 6 और 2। ठीक है, इसकी ये वाली पोजीशन हो गई 6, 2। उसके बाद कह रहा है कि 5 यूनिट रोटेशन के बाद से ये क्या करता है, वर्टिकली अवे फ्रॉम ओरिजिन बाय 3 यूनिट। अब ये यहाँ से 3 यूनिट वर्टिकली चलता है, ये 3 यूनिट चला। अब 3 यूनिट चलने के बाद से इसकी ये जो पोजीशन हो गई क्या हो गई, ये तो 6 ही रह जाएगा, और ये 3 यूनिट गया तो ये पॉइंट हो जाएगा 5। तो अब हम यहाँ पहुँच गए। अब ऐसा करने पर ये पॉइंट जिस पॉइंट पे पहुँच रहा है उसका नाम इसने बोला है Z1, मतलब इसका नाम उसने Z1 दे दिया, इसका नाम था Z0। यहाँ तक बात समझ में आई। अब इसके बाद से कह रहा है कि फ्रॉम Z1 के बाद फिर ये कुछ कर रहा है, द पार्टिकल मूव्स √2 यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर I + J। I + J वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, वेक्टर में आप लोगों को पढ़े होगे।
ये डायरेक्शन होती है आई की, ये डायरेक्शन होती है जे की, अगर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, और आई प्लस जे का मतलब ये वाली डायरेक्शन हो गई आई प्लस जे की डायरेक्शन, जो कि यहाँ पर एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए जाती है। ये सिंपल सी थ्योरी है यहाँ पे, ठीक है। तो इस पर कोई डिटेल नहीं है हमको बात करनी है, सिंपल सी बात है। यानी मिला जुला कर कहने का ये तात्पर्य है कि यहाँ से अब ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। कितना मूव करेगा? √2 टाइम्स √2 यूनिट। तो ये यहाँ पहुँचेगा, किधर की तरफ इसको मूव करना है वो भी मैं समझा देता हूँ। ये हॉरिजॉन्टली 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए मूव करेगा, तभी इसकी डायरेक्शन आई प्लस जे की डायरेक्शन होगी। अब ये पॉइंट यहाँ पर पहुँच गया, इस पॉइंट की पोजीशन अब यहाँ हो गई, ठीक है। अब क्वेश्चन में आगे कह रहा है देन इट मूव्स थ्रू एन एंगल π/2 इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑन अ सर्कल विथ सेंटर एट ओरिजिन। ओके, अब यहाँ पर कह रहा है कि ये जो यहाँ से मूवमेंट हो रहा है इसका, हम इसको ज्वाइन करते हैं इस तरीके से। कह रहा है कि ये पार्टिकल यहाँ पहुँचा, ठीक है, और सेंटर के साथ जो ओरिजिन है, ओरिजिन के साथ सेंटर बनाते हुए ये पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब इस डायरेक्शन में ये मूव करता है। और कितना मूव करता है? 90 डिग्री, π/2 मूव करता है। तो 90 डिग्री मूव करने के बाद ये पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, हमने सपोज कर लिया ओरिजिन के साथ। ये एक सर्कल जैसा शेप बनाएगा, बोल भी रहा है उसमें सेंटर इसको लेकर के बनाना है। तो कह रहा है कि अब ये पहुंच गया Z2 पर। तो कह रहा है कि भाई एक काम करो, Z2 को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं ये बता दो। तो सबसे पहले तो हम इस पॉइंट की पोजीशन यहाँ फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि इस पॉइंट की पोजीशन क्या होने वाली है। हम लोग आखिरी में Z1 पे पहुँचे थे, आपको दिख रहा होगा। जब हम Z1 पे पहुँच गए थे तो Z1 के बाद की हिस्ट्री अगर हम ध्यान से देखें तो Z1 के बाद की जो सिचुएशन यहाँ पर बनने वाली है, Z1 के बाद की जो सिचुएशन यहाँ पर बनने वाली है वो ये है कि ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस अगर हम निकाल लें तो ये 6.5 यहाँ पर था, ये √2 है। √2 के लिए इसको 1 और इसको 1 चलना पड़ेगा, तो ये 1 यूनिट हॉरिजॉन्टली और 1 यूनिट वर्टिकली अगर चलेगा तो इस पॉइंट पर पहुँचेगा। √2 तभी तो होगा, 1 और 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट करेंगे तो ये √2 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 यूनिट अगर ये हॉरिजॉन्टली और 1 यूनिट वर्टिकली चलता है तो इस पॉइंट का नया पोजीशन हो जाएगा 7 और 6। दिखा, ये पॉइंट 6 और 5 था, यहाँ से पार्टिकल हमारा इधर की तरफ चला 1 यूनिट, तो 7 हो गया इस पॉइंट का पोजीशन, 7 और 5। और फिर यहाँ से जब ये 1 यूनिट ऊपर गया तो 5 चेंज होकर के 6 हो गया, तो इस पॉइंट की पोजीशन हो गई 7 और 6। यानी यहाँ पर जो हमको कॉम्प्लेक्स नंबर मिला, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की पोजीशन क्या हो गई? हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को थोड़ी देर के लिए जेड डैश अगर मान लें तो हम जेड डैश कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख सकते हैं 7 + 6 आयोटा, ठीक है। अब पीछे हम लोगों ने एक थ्योरी पढ़ी थी कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ हमने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और उस कॉम्प्लेक्स नंबर को अल्फ़ा रोटेट कर देते हैं तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो नया पोजीशन होता है वो ZE⁴ हो जाता है। अब यहाँ पर जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जेड डैश है, यही जेड डैश ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कितना रोटेट कर रहा है, ये दिया हुआ है हमको 90 डिग्री रोटेट कर रहा है। तो अगर ये 90 डिग्री रोटेट कर रहा है तो Z2 को क्या लिख सकते हैं? Z2 को लिख सकते हैं Z'E⁴ अल्फ़ा की जगह π/2 हो गया। अब जेड डैश है कितना बच्चे? तो जेड डैश को हमने क्या लिखा? 7 + 6 आयोटा। और 7 + 6 आयोटा में किसका मल्टीप्लाई करना है? ये आयोटा E⁴ π/2, यानी cos π/2 प्लस आयोटा sin π/2 से मल्टीप्लाई करना है। ये हो गया तुम्हारा 7 + 6 आयोटा, और cos π/2 की वैल्यू 0, sin π/2 की वैल्यू 1, तो ये आयोटा हो गया। आयोटा से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा -6 + 7 आयोटा। -6 + 7 आयोटा ही Z2 का पॉइंट हो जाएगा। अब -6 + 7 आयोटा आपको ऑप्शन में अगर कहीं दिख रहा है तो उस पर टिक लगा दीजिए। हमें लग रहा है कि ऑप्शन डी हमारा सही है। तो रोटेशन के क्वेश्चंस को इस तरीके से
भी आप कर सकते हैं, डायरेक्ट रोटेशन का फार्मूला भी अप्लाई करके कर सकते हैं। बट ये कॉन्सेप्ट अगर तुम ध्यान से समझते हो कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके पर्टिकुलर पॉइंट से सेम डायरेक्शन में स्ट्रेच या श्रिंक करना होगा तो आपको उस कॉम्प्लेक्स नंबर में एक नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, और अगर उसको रोटेट कराना होगा तो e⁻i और जितना एंगल रोटेट कराना है वो अल्फ़ा के जगह रख करके मल्टीप्लाई करना होगा। दोनों काम अगर कराना होगा, स्ट्रेच भी करना है, जैसे मान लो कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, अल्फ़ा ये एंगल है और z है r e⁻i अल्फ़ा। अगर हमको एक कॉम्प्लेक्स नंबर z चाहिए जो k टाइम्स z e⁻i थीटा है, यानी z में k से भी, k एक नंबर है, k से भी मल्टीप्लाई हुआ और e⁻i अल्फ़ा से भी मल्टीप्लाई हुआ। k को हम थोड़ी देर के लिए ग्रेटर देन 1 मान लेते हैं, यानी स्ट्रेच होगा, यहाँ कंप्रेस नहीं होगा। तो z जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा इसकी पोजीशन क्या होगी, तो हमारा ये थीटा डिग्री रोटेट करेगा, थीटा ज़्यादा होगा तो और आगे ये बढ़ सकता है, हम जनरल एक केस ले रहे हैं। और यहाँ से जो हमको कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर यूँ चलेगा, ये यहाँ से मूव होकर यहाँ आया और k टाइम्स ये आगे भी बढ़ेगा तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का नया पोजीशन हो जाएगा और यही हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z होगा, क्योंकि ये थीटा डिग्री रोटेट हुआ, क्योंकि e⁻i थीटा से इसमें मल्टीप्लाई हुआ और k से मल्टीप्लाई हमने किया, k ग्रेटर देन 1 है, यानी कि ये k टाइम्स स्ट्रेच भी हो जाएगा। इस पोजीशन पे जैसे अगर ये रोटेट करता तो यहाँ आता, और उसके लिए इसने कहा है कि k से मल्टीप्लाई करना है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से ये खिंच जाएगा, k टाइम्स स्ट्रेच होकर के यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर हमने अप्लाई किया। क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन करने में समय नहीं लगा, नीचे हमने थियरी पढ़ाई है ये 2 पेज, यहाँ पर ये क्वेश्चन इसी एक पेज में लगा करके ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, थैंक यू।